आप सभी को गुड इवनिंग। हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य में कल हमने बात करी थी, जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन के बारे में बात करी। आज हम पढ़ेंगे मिस्र बंधुओं के बारे में। हिंदी साहित्य में मिस्र बंधुओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है और मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन की शुरुआत करी थी। तो आज हम मिस्र बंधुओं के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे और हिंदी साहित्य में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा किसी भी भर्ती परीक्षा में जिसमें हिंदी साहित्य आता हो। और हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मिस्र बंधु। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु में 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिस्र। तीनों का नाम हमें याद रखना है। एग्जाम में तीनों का नाम देकर के ये पूछ सकता है मिस्र बंधुओं से संबंधित कौन सा कथन सही है। मिस्र बंधु विनोद जन्म है इंतोजा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। रचना का नाम मिस्र बंधु विनोद जो 1913 में हुई थी और इसके 3 भाग, प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में। मैंने इसको याद करने के लिए प्रथम जो 3 भाग है वो 1913, अंतिम 3 आ रहा, 1 2 3 गिन लिया, और चौथा भाग है 1934 में, पहला दूसरा 1 2 3 4 आ गया, तो यानी 1934 में। इस तरीके से याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी। महत्वपूर्ण है कि तीनों मिस्र बंधु भाइयों में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वाधिक योगदान है वो गणेश बिहारी मिस्र का रहा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का जो योगदान रहा था वो गणेश बिहारी मिस्र का था। हिंदी साहित्य इतिहास में कालावधि सहित काल विभाजन करने की शुरुआत करने वाले विद्वान हैं मिस्र बंधु ही है। महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी साहित्य में समयावधि सहित काल विभाजन करने की शुरुआत सबसे पहले मिस्र बंधुओं ने की थी और हम इनका काल विभाजन भी आज विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। प्रमुख विशेषताएं क्या थी कि मिस्र बंधुओं विनोद में, इनकी रचना मिस्र बंधु विनोद है, उसमें 4551 कवि, लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया। मिस्र बंधु विनोद नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किए गए खोज कार्य 1900 ईस्वी से 1921 के आधार पर रचित रचना मानी जाती है। यानी खोज कार्य किया गया जो 1900 से लेकर के 1921 तक, उसके आधार पर रचित रचना मानी जाती है। तीसरा है कि इस रचना में युगीन परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक इतिहास मिस्र बंधु विनोद में ही पढ़ने को मिलता है। महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक इतिहास है वो मिस्र बंधु विनोद में पढ़ने को मिलता है। अगला पॉइंट है वह है कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी आलोचना की पुस्तक हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी की रचना की, जिसमें कुल 9 सर्वश्रेष्ठ कवियों का वर्णन किया गया था। मिस्र बंधुओं ने हिंदी की आलोचना की एक पुस्तक हिंदी नवरत्न 1910 में रचना की, जिसमें हिंदी के 9 सर्वश्रेष्ठ कवियों का वर्णन किया गया। वो कौन कौन से हम उसकी चर्चा करेंगे। हिंदी नवरत्न के 4 संस्करणों में सबसे पहला हिंदी नवरत्न के 4 संस्करण निकाले गए, जिसमें सबसे पहला 1934 में निकला गया, जिनमें 9 कवि निम्नलिखित कौन कौन से थे। तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी भूषण, मतिराम, केशवदास, चंद्रप्रदाई और हरिश्चंद्र को स्थान दिया गया था। महत्वपूर्ण है
कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 रचना का जो पहला संस्करण 1934 में निकाला गया था उसमें किसको स्थान नहीं दिया? कबीर को स्थान नहीं दिया था। महत्वपूर्ण बात है कि एक ऐसे महान संत कवि हैं और इन्हें स्थान नहीं दिया गया हो तो आलोचना तो होनी ही थी। उसके बाद जिसका दूसरा संस्करण 1940 में निकाला जिसमें कबीर को 7वें स्थान पर रखा और भूषण और मतीराम दोनों भाइयों को त्रिपाठी बंदूक लिख करके एक कर दिया गया। हिंदी नवरत्न का तीसरा संस्करण 1943 में और चौथा संस्करण 1944 में निकाला जिसमें कबीर को तीसरे स्थान पर रखा, यानी तुलसीदास और सूरदास के बाद है वो कबीरदास जी को स्थान दिया गया था। उसके बाद हिंदी नवरत्न रचना में मिस्र बंधुओं ने देव को बिहारी से बड़ा माना। इस कारण कुछ समय तक देव बड़े या बिहारी बड़े विवाद उत्पन्न हो गया था। ये प्रश्न आया था कि कौन सा निम्नलिखित में से, ऐसा प्रश्न आया था कि मिस्र बंधुओं ने किसे बड़ा माना है, देव को या बिहारी को, इस तरीके से प्रश्न आया था। हिंदी यानी इस विवाद में निम्नलिखित 4 कवियों ने भाग लिया। वो कौन कौन से थे? पहला तो खुद हो जाएंगे मिस्र बंधु, जिसमें हिंदी नवरत्न इनकी रचना थी और उसमें देव को बड़ा बताया था, देव को बड़ा माना इन्होंने बिहारी से। उसके बाद दूसरा कवि था पद्म सिंह शर्मा कमलेश, जो बिहारी सतसई की भूमिका लिखी थी। इन्होंने बिहारी को देव से बड़ा माना पद्म सिंह शर्मा ने। उसके बाद कृष्ण बिहारी मिश्र, देव और बिहारी रचना है, इन्होंने देव को बिहारी से बड़ा माना। और चौथा जो कवि जिसने भाग लिया था उसका नाम था लाला भगवान दिन। इन्होंने बिहारी और देव रचना थी जिसमें इन्होंने बिहारी को देव से बड़ा माना। अब हिंदी नवरत्न रचना 1910 ईस्वी में वर्णित कवियों का निम्नलिखित 3 त्रय में बांटा गया था। अब 3 त्रय को मैं आपको सीधा एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से 9 के 9 कवि याद कराऊंगा। 3 त्रय कौन कौन सी हैं? नंबर 1 लघु त्रय, नंबर 2 मध्यम त्रय, बीच की, और तीसरी है वृद्ध त्रय। लघु त्रय के अंदर हरिचंद, मतीराम, चंद्रवृदाई। मध्यम त्रय के अंदर बिहारी, भूषण और केशव। वृहद त्रय के अंदर सूरदास, तुलसीदास और देव को। अब हमें इसको याद कैसे रखना है? ट्रिक है कि बीबी के एचएम एसटीडी पे रहते थे। इससे भी शॉर्ट हमने ये कर दिया कि बीबी के एचएम चौधरी थे जो बड़ी एसटीडी पर रहते थे। बीबी के एचएम चौधरी थे जो बड़ी एसटीडी, बड़ी का मतलब वृहद त्रय सबसे पहले बड़ी है तो बड़ी का मतलब एसटीडी पे लेते हैं। वृहद त्रय के अंदर सूर का एस, टी का तुलसीदास और डी का मतलब देव। तो वृहद त्रय के अंदर हम वृहद त्रय के अंदर सूरदास एसटीडी कर दिया और उसके बाद में जो पहला है उसको हम बीच में ले लेंगे, यानी मध्यम त्रय में बीबी है वो या तो बीच में या सबसे आगे रहती है। तो बीच में है तो हमें बीबी के बीबी यानी भूषण, बिहारी, भूषण और केशव हो गया। और उसके बाद छोटा है यानी CHMC, हरिचंद, मतीराम और चंद्रवृदाई। इस प्रकार हमारी ट्रिक बनी। बीबी के एचएम चौधरी थे जो बड़ी एसटीडी पर रहते थे। अब मिस्र बंधुओं ने सबसे पहले काल विभाजन किया जो इस प्रकार है। काल विभाजन का अनुसार हम इसको विस्तार पूर्वक से पढ़ रहे हैं। हम काल विभाजन पढ़ेंगे मिस्र बंधुओं का। मिस्र बंधुओं ने साहित्य इतिहास को 5 भागों व 8 कालखंडों में निम्न अनुसार से विभाजित किया है। इन्हें 5 तो भाग और 8 कालखंडों में विभाजित किया। पहला था आरंभिक काल। आरंभिक काल के भी 2 भाग कर दिए इन्होंने, पूर्व आरंभिक काल और आरंभिक काल। आरंभिक काल का समय था 700 विक्रम संवत से लेकर के 1400 विक्रम संवत तक, जिसका हम ईस्वी में निकालेंगे तो 57 वर्ष घटा देंगे। तो 57 घटाया तो 643 ईस्वी बचा जो अपभ्रंश का समय था। और 1444 में अगर 57 घटाएंगे
तो 1387 ईस्वी बचता है। अब इसके आरंभिक काल के दो भाग किए। पहला भाग है पूर्व आरंभिक काल, जो 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत था, जो ईस्वी के अंदर हम डिवाइड करेंगे तो 643 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद इसका जो दूसरा उपभाग है वो आरंभिक काल किया, जिसका 1343 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत था। यानी इसको ईस्वी में बदले तो 1287 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक। उसके बाद इसका जो दूसरा भेद है उसका नाम माध्यमिक काल है, 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक। इसको ईस्वी में बदला तो 1388 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक। यानी हमें विक्रम संवत से 57 घटाएंगे तो ईस्वी आ जाएगा। तो अब हम सीधा इसका जो दो भाग है उसके हम विक्रम संवत पढ़ेंगे। अगर विक्रम संवत और ईस्वी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम विक्रम संवत करेंगे। उसके आप विक्रम संवत में से 57 घटाते हुए चलेंगे तो ईस्वी आ जाएगा। यानी माध्यमिक काल के दो भाग, पूर्व माध्यमिक काल और माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल के अंदर 1444 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत तक। माध्यमिक काल के अंदर 1561 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक हो गया। अब तीसरा इन्होंने तीसरा जो भेद किया उसका नाम था अलंकृत काल। अलंकृत काल का 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक समय रखा। इसके दो भाग किए। पहला भाग था पूर्वालंकृत काल, यानी अलंकृत से पहले का भाग जिसको हम पूर्वालंकृत बोलते हैं, 1681 विक्रम संवत इस विक्रम संवत से 1790 तक हो गया। उसके बाद इसका जो दूसरा भेद है वो अलंकृत काल। तो अलंकृत काल है उसको 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक हो गया। अब हम चौथा भेद पढ़ेंगे। इनका जो चौथा भेद किया वो परिवर्तन काल था, जिसको 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक रखा। उसके बाद पांचवा भेद है वो आधुनिक काल रखा, जिसको 1869 ईस्वी से अब तक रखा। यानी इन्होंने 5 भाग और 8 कालखंड, पहला दूसरा और तीसरे की 2-2 हो गए, 6 और 2 8 हो गए। तो महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें से महत्वपूर्ण बात निकल के है कि मिस्र बंधुओं के द्वारा किए गए इस काल विभाजन को निम्नलिखित कारणों से मान्यता नहीं मिली। नंबर 1, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत 700 विक्रम संवत यानी 643 से मानी, जो अपभ्रंश का समय था, अपभ्रंश भाषा का समय था, इसलिए इसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई। दूसरा पॉइंट यह था, इसके उपविभाजन के नामकरण में समान प्रवृत्ति नहीं अपनाई गई। समान प्रवृत्ति इसलिए नहीं अपनाई गई, इसमें एक में 200 वर्ष का काल रखा, एक में 100 वर्ष का काल रख दिया। इसमें 1900 यानी 1869 से, इसमें 1890 से 1925 ईस्वी तक, यानी अलग अलग काल विभाजन के अंदर समय को उसके हिसाब से रखा, तो इसको मान्यता नहीं मिल पाई। इसका सारांश क्या है वह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास ना मान करके बड़ा भारी वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। प्रश्न आया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है, तो मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इस प्रकार आज हमने इस क्लास में है वो मिस्र बंधुओं के बारे में पढ़ा। मिस्र बंधुओं के बारे में हमने विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर लिया है। अब इसमें से एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। इन्होंने
तीन त्रयी दी, इसके बारे में हमने पढ़ा। लघु त्रयी, मध्यम त्रयी, बृहत त्रयी। इसके त्रयी को याद करने का सूत्र दिया कि बीबी के एचएम चौधरी थे जो बड़ी एसटीडी पर रहते थे। उसके बाद काल विभाजन किया। प्रारंभिक काल को दो भागों में विभाजित किया, पूर्व प्रारंभिक काल और आरंभिक काल। उसके बाद माध्यमिक काल को दो भागों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल। अलंकृत काल को भी दो भागों में विभाजित किया, अलंकृत काल। उसके बाद चौथा परिवर्तन काल, पांचवा आधुनिक काल। महत्वपूर्ण बात यह थी इसमें से कि मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन निम्न अनुसार इसको मान्यता नहीं मिली। नंबर 1 था, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत वो 700 विक्रम संवत से मानी, जो 643 यानी ईस्वी से मानी, जो अपभ्रंश का समय था। दूसरा पॉइंट यह था कि इस के उपविभाजन में समान प्रवृत्ति को, नामकरण के अंदर समान प्रवृत्ति को नहीं अपनाया गया, इस प्रकार इसको मान्यता वो नहीं मिली। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी साहित्य का ग्रंथ ना मान करके बड़ा भारी वृत्त संग्रह मात्र या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह मात्र की संज्ञा दी और मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। इस प्रकार आज हमने मिस्र बंधुओं के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया है। आगे की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।